मेरा सवाल बहुत सरल है चंद्र प्रकाश चौधरी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका चूंकि डिमांड है, आप लोग सड़कों पर आंदोलन किए 1932 के लिए, जब 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा दिसंबर में, तो क्या अलायंस जो बीजेपी की है और जो आजसू की है, क्या आप लोग साझा मैनिफेस्टो जारी करेंगे जिसमें ये लिखेंगे कि हम लोग 1932 लेकर आएंगे? निश्चित है जो हम लोगों का रहेगा। आपको क्या लगता है कि तीनों में से किसने बहुत अच्छे तरीके से राज चलाया है, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या रघुवर दास? आप ये मानते हैं कि रघुवर दास से चूक हुई 1985? चूक नहीं, उनका अपना आकलन जो था, उनका जो, क्योंकि आप अलायंस में थे, आप मंत्री भी थे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ 1985 में जो लागू हुआ था उस समय भी आपकी पार्टी का स्टैंड गलत नहीं, हमने अपना डिमांड रखा था कि ये नहीं होना चाहिए, 32 लागू होना चाहिए। और डिमांड जब फुलफिल नहीं हुआ तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया। तो आपके लिए हजारीबाग सीट रखा गया सामने और कहा गया गिरिडीह, तो पहली प्राथमिकता में आप किसको रखेंगे? आपका क्या टेक है कांग्रेस के परिवारवाद पर? देखिए, परिवारवाद जो कांग्रेस का पुराना पैटर्न, आज कहीं ना कहीं लोग उसका परिणाम भी लोग भुगत रहे हैं। 3 बार के विधायक, आप 5 बार के मंत्री, आप 1 बार के सांसद, आप दूसरे बार सांसद के प्रत्याशी, आपकी पत्नी सुनीता चौधरी रामगढ़ से विधायक, आपके भाई रोशन लाल चौधरी वो लगातार बड़का गांव से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन बार बार हार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी जो है उनको टिकट दे रही है। ये परिवारवाद का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? जो कुर्मी है खास करके झारखंड के, उन्होंने बहुत आंदोलन किया है। हाल के दिनों में हमने देखा कि कोल्हान से लेकर के बंगाल के पुरुलिया तक में आंदोलन हुआ और उनकी मांग थी कि उनको एसटी की सूची में शामिल कराई जाए। क्या चंद्र प्रकाश चौधरी या उनकी पार्टी जो है उनको समर्थन देती है उनकी मांग को? आपको क्या लगता है पारसनाथ पर किस समुदाय का हक है? तो सबसे ज्यादा दिलचस्प कौन बनाएगा चुनाव, मथुरा महतो या जयराम महतो? जातीय जनगणना पर लोगों का ये रहा है कि आप लोगों ने कहा है कि जातीय जनगणना करानी चाहिए। आप लोगों ने ये भी कहा कि झारखंड सरकार पूरी तरीके से खर्च बियर करे और झारखंड में पूरी तरीके से जातीय जनगणना हो। लेकिन बीजेपी जिसके साथ आप अलायंस में है वो अलग सुर अलाप रही है। वो कहती है कि हमारे लिए तो 4 जातियां हैं, ये अगड़ी पिछड़ी जातियां हैं ही नहीं। देखिए, लेकिन आपने 1932 से कॉम्प्रोमाइज किया अपना बात को रखा और 1985 जो रघुवर दास के समय जो आया वह लागू था। लेकिन अभी जो सरकार जो 1932 बोल के आया कि हम 1932 लगाएंगे, अभी भी हम उनका समर्थन करते हैं कि यदि 1932 वो लाए हमारा समर्थन मिलेगा, उनको सहयोग मिलेगा। लेकिन अभी जो था उसको भी समाप्त कर दिया गया। 1985 था उसको भी समाप्त कर दिया गया और अभी कौन सा लागू है हम यही पूछना चाहते हैं। 1932 तो बाकायदा पास कराया गया विधानसभा से और फिर वो केंद्र के पार्लियामेंट, यही सवाल तो चंद्र प्रकाश चौधरी से पूछा जाता है। सवाल हम पूछना चाहते हैं कि संसद में चंद्र प्रकाश चौधरी ने 1932 के समर्थन का विषय नहीं है, ये सांसद का विषय नहीं है जी। यदि 1985 लागू हुआ था जी तो क्या संसद में गया था? बिल्कुल नहीं गया। लेकिन आप 1932 के समर्थन में हमारा ये सवाल जो आज जो ये सरकार जो बोल रहे हैं कि हम 1932 पास करके संसद में भेज दिए, तो संसद में केंद्र सरकार के पास भेजा केंद्र सरकार का विषय ही नहीं है। आखिर बताइए ना, 1985 लागू हुआ था उस समय क्या रघुवर दास जी केंद्र सरकार भेजे थे? केंद्र सरकार भेजे थे? नहीं भेजे, क्योंकि राज्य का विषय। और यदि आप 1932 लागू कर रहे हैं तो ये केंद्र भेजने की आवश्यकता है नहीं, उसको सीधे तौर पर राज्य सरकार को लागू करना चाहिए। लागू भी हो गया, पास भी हो गया, मिठाई बांट दी। अभी कौन सा, हम तो वही तो पूछ रहे हैं, अभी कौन सा है? तो जब 85 में समस्या नहीं हुई रघुवर दास के सरकार में, तो 32 में फिर क्या समस्या थी? फिर आप लोगों ने उस समय क्यों नहीं किया? मैंने आज भी कह रहा हूँ कि वह भी 32 ला, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, लोग तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी, लोग तो पूछेंगे ना कि जब 85 के दौरान रघुवर दास ने केंद्र के पास मामला नहीं भेजा तो 32 में भी मामला भेजने की जरूरत नहीं थी। तब वो 32 तो लागू करना चाहिए, इनको लागू करना चाहिए। अभी भी हमारे विधायक हैं, अभी भी डिमांड करते हैं। आप मानते हैं कि रघुवर दास से चूक हुई 1985? चूक नहीं, उनका अपना आकलन जो था, उनका जो आप अलायंस में थे, आप मंत्री भी थे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ 1985 में जो लागू हुआ था उस समय भी आपकी पार्टी का स्टैंड गलत था? नहीं, हमने अपना डिमांड रखा था कि ये नहीं होना चाहिए, 32 लागू होना चाहिए। और डिमांड जब फुलफिल नहीं हुआ तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया? भाई पार्टी 85 लागू हुआ, हमने कहा कि भाई यदि आप 85 लागू कर रहे हैं तो इस पर हम लोग असहमत है। हम लोगों ने अपना लिखित रूप से हम लोगों ने दिया भी, वो चिट्ठी भी हम लोगों के पास है तो आज भी। असहमति हमने अपनी असहमति, अपना विचार दल, अपना विचार उनको अवगत करा दिया था कि हम लोग ये नहीं, हम लोग 32 का समर्थक। लेकिन अभी जो है जी, मैं यही सवाल देखिए, असली सवाल में हम लोगों को आना चाहिए जी। बिल्कुल, 1985 लागू हुआ, उसके आधार पर नौकरी भी हुआ, सब कुछ हो रहा, वैकेंसी भी निकल रहा जी। लेकिन जो 1932 बोलने वाले लोग आज चुप क्यों हैं?
आज चुप क्यों है? बिल्कुल हम सही तो सवाल आज है। भी कह रहे हैं कि वो लागू करे, मैं उनके साथ, मेरा दल खड़ा रहेगा उनके साथ, मेरा दल खड़ा रहेगा। लेकिन अभी 1985 को भी समाप्त कर देने के बाद अब वो अभी समाप्त हो गया, आपने कहा कि वो आपका अभी दल समाप्त खड़ा, हो गया, वो आपने अभी कहा आपका समाप्त हो दल गया, खड़ा ना 32 लागू हुआ। आपने कहा आपका दल खड़ा रहेगा, लेकिन आपकी पार्टी का स्टैंड ही क्लियर नहीं है, तो आप कैसे किसी के साथ खड़े रहेंगे? स्टैंड हमारा क्लियर है। उस समय भी मैंने नहीं रहता तो हम लोग लिखित रूप से नहीं देते, बहुत सारा डिसीजन होता है, पॉलिटिकल डिसीजन होता है, तो हमने अपना राय अपना लेकिन दे नैतिक दिया। तौर पे तब तो आप लोगों को इस्तीफा देना चाहिए था। अगर 1932 आप लोगों का पूरा एजेंडा रहा, आप लोगों की पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इसी के साथ शुरुआत हुई, आपने सड़कों पर आंदोलन किया 1932 के लिए, फिर 85 पर हस्ताक्षर, ये सवाल कई बार आम जनमानस की मैं तो मस्तक उनको मस्तक जवाब पर है। मैं दे रहा हूँ। 85 लागू हुआ, अभी क्या लागू है मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी क्या लागू है? मैं ठीक है 85 लागू हुआ, जनता को पसंद नहीं है, हम लोगों को सत्ता से दूर रखा गया, बिल्कुल। हम लोग हारे चुनाव। हम्म, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन है, उस जिस विषय को लेकर वो चुनाव लड़े कि हम 1932 लागू करेंगे, अब 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, स्थानीय नीति ठीक लागू है, वो करेंगे। फेल हुए, वो हो सकता है कि संभवतः चुनाव हार जाए, है ना? दिसंबर में चुनाव होने जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आजसू और बीजेपी, इन दोनों के मैनिफेस्टो में, जो साझा मैनिफेस्टो होगा, उसमें 1932 पर आप लोग बात करेंगे? हम लोग हमारा साझा दोनों, बीजेपी और साथ साथ आजसू। हमारा दल का डिमांड हमेशा रहेगा, क्योंकि झारखंड के लिए हम लोग हमेशा संघर्ष के लिए। और बीजेपी अगर 1932 को अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करती है, तो क्या ये गठबंधन आप लोग हमारा गठबंधन में रहेंगे? पहचान है, हमारा पहचान है जी। अलग अलग दल है, निश्चित है अपना अपना मैनिफेस्टो होगा। मेरा सवाल लेकिन बहुत जो सरल है चंद्र प्रकाश चौधरी जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका चूंकि डिमांड है, आप लोग सड़कों पर आंदोलन किए 1932 के लिए, जब 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा दिसंबर में, तो क्या अलायंस जो बीजेपी की है और जो आजसू की है, क्या आप लोग साझा मैनिफेस्टो जारी हाँ, करेंगे होगा। जिसमें ये लिखेंगे कि हम लोग 1932 लेकर आएंगे? निश्चित है जो हम लोगों का रहेगा, जो साझा उम्मीद, साझा हम लोगों का जो बनेगा, तो हम लोग अपने दल की ओर से जो गठबंधन होगा, अपना दल का जो डिमांड रहेगा, अपना दल का जो जनता के प्रति जो हम लोगों का मैनिफेस्टो रहेगा, वो हम लोग अपना दल का रखेंगे। और अगर बीजेपी इस 1932 के स्टैंड पर अगर आप लोगों के साथ सहमत नहीं हुई, तो क्या ये गठबंधन आगे उस चलेगा? समय बताएगा, उस समय बताएगा। ठीक है। क्योंकि अभी भी हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जी में जो गठबंधन है, जी, सबका मैनिफेस्टो अलग है, वो लोग भी अपने दल, लेकिन चुनाव के समय जो पिछला बार चुनाव में वो लोग जो मैनिफेस्टो रखा, क्या अभी तक लागू हुआ है? बिल्कुल बता दीजिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर पूरी तरीके से काम लगभग सरकारों का फेल हो रहा है इस पर। जी, मैं अभी बता रहे हैं कि अभी जो है, जी, जो हम लोग 85 हम लोगों के समय लागू हुआ था, अभी उसको समाप्त कर दिया गया है। जनता को यह बात भी जानना चाहिए, जो 85 समाप्त कर दिया गया और अभी कोई बैरियर नहीं है। जो 85 का बैरियर था उसको भी समाप्त कर दिया गया। जब तक 32 नहीं लागू होता है तब तक तो कम से कम उस बैरियर को रखना चाहिए था, उसको भी समाप्त कर दिया गया और 1932 का नाटक किया गया, जो इसको राज्य में ही लागू करना आपको लगता चाहिए। है 1932 लागू हो पाएगी इस राज्य में? राज्य में ही उनको लागू करना चाहिए। यदि 85 लागू हो सकता है तो 32 क्यों नहीं लागू हो सकता? तो कहाँ तो 32 लागू करना चाहिए। मैं तो कहा कि हम लोगों को जनता के द्वारा हम लोग को विश्वास नहीं मिल पाया, 32 के नाम पर उनको वोट दिया, उनको सरकार में बताया, सत्ता में बैठाया। नहीं, 14 में तो आप लोग को मैंडेट मिला था। मिला था। हम लोग का गठबंधन नहीं हो पाया, हम लोग का गठबंधन नहीं हुआ, वोट का डिवाइडेशन हुआ, जिसका परिणाम हम लोगों को मिला कि हम लोग हार न पाए। वो तो 19 में ना, लेकिन 14 में तो आप लोग बहुमत के साथ आए। 14 में हम लोग थे, तो हम लोग अपना डिमांड को तो हमने रखा ही था, हमने रखा था। अच्छा, 1932 लागू हो सकता है राज्य में, क्या लगता है आपको? ये तो सरकार बताएगा। नहीं, आप 5 बार मंत्री रहे हैं। जो लोग 32 लागू करने के नाम पे जी सरकार बनाया, तो वो लोग बताएगा कब लागू होगा। नहीं, ये हो सकता है या नहीं हो सकता? केंद्र के माथे में पाले फेंकने का जो नाटक किया गया 1932 का, सदन में पास कर दिया। सदन में पास करने का विषय ही नहीं था, सदन में पास करना था और लागू करना था। भारत सरकार भेजने का चीज़ ही नहीं था, क्योंकि स्थानीयता और डोमिसाइल का पहचान करना, स्टेट का पहचान करना भारत सरकार का विषय है ही नहीं। मैं इसकी तरफ, है ना, मतलब एक वक्त के लिए छोड़ दिया जाए कि कौन किस पे वोट मांगा, कौन किस पे नहीं। आप एक मूर्धन्य नेता हैं और आप लगातार विधायक रहे हैं, सांसद भी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या, और चूंकि मतलब आपने कहा कि 1932 जो है वो आपका आधार है, मैं कहता हूं कि क्या 1932 राज्य में लागू हो सकता है? कि आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां हैं इसके समक्ष? मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि बाबूलाल मरांडी नहीं कर पाए हैं, अर्जुन मुंडा नहीं कर पाए हैं,
हेमंत सोरेन नहीं कर पाए हैं, तो अब तक जितना इतिहास हमने देखा है उस दौरान तो अभी तक नहीं हुआ। हम लोग उस जगह पर पहुंचेंगे जी तब ये प्रश्न बनेगा, क्योंकि नेतृत्व करने वाला जो लोग होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, जो सरकार होता है, उसकी जवाबदेही होती है। बहुत सारा विषय होता है जो दो दलों में एक साथ रहते हैं, लेकिन कोई कोई विषय ऐसा होता है जिस विषय पर लोगों का टकराहट होता है, लेकिन उसका तीसरा रास्ता ये विकल्प निकालकर उसको हमेशा लोग किसी तरह से उसको टालता है या किसी तरह से उसको समाप्त करता है। मैं बहुत ज़रूरी विषय पर आना चाहूँगा, और वो ये है कि ये सवाल थोड़ा परेशान कर सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस, आज आप जिस दल के साथ अलायंस में हैं, उस दल ने बाकायदा पूरी मेजॉरिटी हासिल की, ये कहते हुए कि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है ना। उस पर परिवारवाद का आरोप लगा कि पहले नेहरू, उसके बाद इंदिरा, इसके बाद राजीव, इसके बाद सोनिया, इसके बाद राहुल, इसके बाद प्रियंका वाड्रा, इसके बाद उनके जो हस्बैंड हैं या फिर आने वाली उनकी पीढ़ियाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस अलायंस के साथ है, उस अलायंस ने पूरी मेजॉरिटी हासिल की, एक तरह से पूरा वोट जो है अपनी तरफ हासिल किया, ये कहते हुए कि बीते 70 सालों से परिवारवाद देश में हावी था। और जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ, जब आपके संसदीय सीट के लोग आपकी तरफ देखते हैं, तो उनको परिवारवाद से इससे अच्छा बेहतर उदाहरण कहीं नहीं दिखता। आप 3 बार के विधायक, आप 5 बार के मंत्री, आप 1 बार के सांसद, आप दूसरे बार सांसद के प्रत्याशी, आपकी पत्नी सुनीता चौधरी रामगढ़ से विधायक, आपके भाई अगर मैं नाम भूल रहा हूँ तो रोशन लाल चौधरी, वो लगातार बड़का गांव से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बार बार हार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी जो है उनको टिकट दे रही है। ये परिवारवाद का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? तो ये अलग अलग चीज़ें नहीं है कि एक तरफ बीजेपी जो कहती है कि परिवारवाद, दूसरी तरफ उसके अलायंस में आप हैं जो परिवारवाद का स्पष्ट उदाहरण। देखिए, राजनीति में एक विषय है, और जो जैसे हमारे बड़े भाई हैं जो बड़का गांव से लड़ रहे हैं, ठीक बात। तो भाई हैं, रिलेशन में है, लेकिन वो 15 साल जनता के बीच में अभी भी रह रहा है। तो पॉलिटिकल करियर या किन्हीं का व्यक्तिगत जो उनका जो आधार है राजनीति में चुनाव लड़ने का, उनका प्रयास है, मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो उसमें परिवारवाद का विषय नहीं आता है। वो हमेशा पार्टी के लिए संघर्ष के, पार्टी का एक सदस्य के रूप में रहे, तो पार्टी के लिए हमेशा काम करते हैं। सुनीता चौधरी जो आपकी पत्नी है, उनका तो पार्टी से बहुत पुराना ताल्लुकात नहीं रहा है। नहीं, राजनीति, लेकिन इसके बावजूद वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद आपने उनको इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़वा दिया। निश्चित है, जनता का डिमांड था, पब्लिक ने कहा कि नहीं भाई, यह सीट इसमें लड़ाया जाए, जनता का राय, और ये चंद्रप्रकाश चौधरी के परिवार को ही लड़ाया जाए। कार्यकर्ताओं का विचार विमर्श आया कि भाई नहीं, ये सीट में आजसू पार्टी लड़ेगा और आप सुनीता चौधरी को। नहीं, आजसू पार्टी लड़ती, लेकिन कोई दूसरा कैंडिडेट लड़ जाता, कोई दूसरी महिला को आप उठा देते, कार्यकर्ताओं जो पिछड़ी भी हो, दलित भी हो, उसको उठाकर कार्यकर्ताओं का जो राय आया उसके आधार पर हुआ, और कार्यकर्ता ही और जनता ही वोट देकर फिर से उनको विधायक भी बना, इसलिए इस पर ये प्रश्न नहीं उठा। ये तो हर बार कांग्रेस भी इतने सालों तक शासन में रही, लेकिन परिवारवाद का आरोप उन पर भी लगता रहा और वो लगातार चुनाव जीतते भी रहे। अब वो हारना शुरू किए 2014, 2019। बहरहाल राजनीति में उतार चढ़ाव होता है। कांग्रेस का जिस समय सत्ता चल रहा था, जिस समय हमेशा लोग, आप परिवारवाद को सही मानते हैं? लगातार उन लोगों का काम हो रहा है। आपका क्या टेक है कांग्रेस के परिवारवाद पर? देखिए, परिवारवाद जो कांग्रेस का पुराना पैटर्न, आज कहीं ना कहीं लोग उसका परिणाम भी लोग भुगत रहा है। लोग कांग्रेस का चलते, परिवारवाद के चलते चलता है, और हर राजनीतिक दल में इस तरह का देखने को आपको मिलेगा। भाजपा में भी कई कैसे वरिष्ठ नेता हैं। 2-4 नाम गिना दीजिए। एक तो राजनाथ सिंह के बेटे, कई एक लोग हैं। मैं किसी दल के बारे में किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं पत्रकार हूँ कि आपके परिवार पर सवाल उठा रहा हूँ कि आप परिवारवाद कर रहे हैं। सवाल उठाइए। तो आप भाजपा के साथ अलायंस पर हैं और वो कहती है कि परिवारवाद, लेकिन उनके पार्टी में भी कई परिवारवादी लोग। सब में होता है, परिस्थिति है। मान लीजिए कोई कार्यकर्ता, आखिर हमारा परिवार या हमारा बच्चा क्या करेगा, आखिर कुछ तो काम करेगा। ठीक है, राजनीतिक विरासत होता है। राजनीतिक विरासत में यदि उसका समाज सेवा भावना है, यदि हम समाज सेवा करने में जुड़े। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आपके बच्चे क्या करेंगे, लेकिन ये सवाल तो हो सकता है ना कि फिर पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? नहीं, कार्यकर्ता है जो इतने सालों से खप रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दी पार्टी में। कोई एक ही आदमी जो आजसू को इतनी निगाह से देख रहे हैं, आखिर एक ही आदमी कोई चुनाव लड़ सकता है। तो उनको प्रदेश के कमेटी में सेटल कर दिया जाएगा, लेकिन अपने बच्चे क्या? जगह पर जाता है आदमी तो सभी जगह पर, और भी जगह पर चुनाव लोग लड़ रहा है। ऐसा नहीं कि सभी जगह पर। हम लोग 53 जगह चुनाव लड़े थे पिछले विधानसभा चुनाव में। तो क्या सब मेरे परिवार
परिवार नहीं के नहीं, सदस्य- बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है। मेरे परिवार लेकिन के कई बार जो सदस्य सबसे ऐसा नहीं। ऊपर के चेहरे होते हैं उनको देखकर चीजें राजनीति या फिर उस तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है लोगों कि के क्या। भावना के हिसाब से लोगों को हम लोग उम्मीदवार चयन करते हैं ठीक जो बात। मैं अब स्पष्टता ये आता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी का व्यापार बहुत विस्तार है, और व्यापार इस कदर है कि न सिर्फ भारत में, न सिर्फ झारखंड में, भारत में, बल्कि भारत की सरहदों से भी पार का व्यापार है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अगर आप कंफर्टेबल हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, आपको नहीं अपनी सवाल ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं तो तो उनको उनको क्या ये सवाल में दम है कि आपका व्यापार जो है, चूंकि आपने जो भी किया होगा वो अपनी हौसला, अपनी क्षमता, अपने हुनर के आधार पर किया होगा, है ना, या अगर नहीं भी किया तो वो भी। तो मैं ये कहता हूं कि क्या ये व्यापार, चूंकि जब जब बात आता है ना कि बाहर का, तो ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, कुछ लोग लंदन करार देते हैं, तो ये व्यवसाय का थोड़ा क्या माहौल है, थोड़ा इसके बारे में देखिए, बताइए। वैसे लोग जो जी। लोग पब्लिक को बरगलाने का जो वैसे ही लोग पब्लिक को लोग बरगलाता है। मैं जी। तो कहता हूँ बोलने से पहले उनको कोई प्रमाण देना चाहिए। हम्म। प्रमाण देना है ये तो कब से आप पे आरोप लग रहा नहीं है? नहीं कब से बहुत शुरुआत शुरुआत से लग रहा है। तो आरोप लगाने वाले लोग को प्रमाण पर जाना चाहिए। अभी हेमंत सोरेन जेल में है, हम्म। यदि वो रहता तो यदि वो प्रमाण है तो दिखाए और कोर्ट में जा सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों को मधु कोड़ा के समय में भी जब हम थे उस समय भी इस तरह का आरोप लगा था। तो ये कई लोग बाकी और लोगों पे नहीं, आप पे ही क्यों नहीं आरोप लग रहा नहीं है ये? नहीं आरोप लगना है स्वाभाविक है। जो सत्ता में रहता है, जो पद पर रहता है, उस पर आरोप अच्छा, मैं ऐसे लगते ही रहते पूछता हैं। हूँ, आप विदेश गए हैं कभी? मैं विदेश में हम हमेशा जाते हैं। कौन कौन से देश में घूमे हैं? हर बार हम लोग जाते हैं। जैसे कौन कौन से हम देश में लोग आपकी यात्राएं नहीं, हुई? हम मैक्सिमम हम लोग गए हैं, इंग्लैंड भी गए हैं हम लोग, दुबई भी गए हैं, इस तरह से कई जगहों पर गए हैं। क्या अच्छा लगा इंग्लैंड में क्या अच्छा लगा? हम लोग स्विट्जरलैंड भी गए हैं। तो इस तरह से हम लोग पारिवारिक टूर जब होता है, बच्चों के साथ कई बार जाने का मौका मिला है तो हमेशा जाते रहे। कहाँ पिछड़े हम लोग बाकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से? हम लोग कहाँ पीछे रह गए, क्या लगता है पॉलिसी फ्रेमिंग में, डेवलपमेंट के हमारे देखिए, एजेंडे में सबसे हम लोग बड़ा कहाँ? चीज़ है कि वहाँ पे डेवलपमेंट जो पहले से हुआ है, तो शुरू से हम लोगों का देश, और जब हम लोग तुलना करते हैं तो वो लोग काफ़ी सभी चीज़ों में उन लोगों का सिस्टम जो बना हुआ है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो उनके पास आबादी कम है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, तो और हमारे यहाँ उसके हिसाब से तुलना में हम लोग कम है, जिसके चलते हम लोग पिछड़े हुए हैं। और जो भी लॉ एंड ऑर्डर रहता है वहाँ पर पालन होता है। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जब सरकार ही यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है, तब आप समझ सकते हैं उस देश का क्या होगा। अच्छा, ना ये एक सवाल मेरे मन में बहुत बचपन से है, और मैं चाहता था कि किसी नेता से पूछूं, और चूंकि आप हैं यहाँ पर तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे ही पूछ लूँ। एक अदद सरकारी नौकरी के लिए एक अहर्ता होती है कि आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, आप इस सब्जेक्ट में कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए, है ना, आप आईआईटीज में होने चाहिए, या फिर आपको मैनेजमेंट में डिग्री हासिल करनी है। चंद्र प्रकाश चौधरी को क्या लगता है, क्या राजनीति में आने, आज की जो राजनीति है ना, पहले के दौर को छोड़ दिए, 21वीं शताब्दी की राजनीति में क्या सरकार की तरफ से एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए क्या, कि जिसमें जो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आ रहा हो, या जो व्यक्ति इस करिकुलम को पढ़ के आ रहा हो, कम से कम इतनी अहर्ता उसकी होनी चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में है? आप क्या सोचते हैं, ये होना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स जनता चुनाव वोट देकर जिताती है, तो ये सिलेक्शन ये जनता के बीच में होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का पूरा प्रोफाइल दिया जाता है, सभी लोग कितना पढ़े लिखे हैं, क्या क्या किए हैं, जी। किस तरह का पढ़ाई किए हैं, सारा चीज़ जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से, और हम लोग लिखित रूप से हम लोग एफिडेविट भी करके देते हैं। अब जनता उस पर सेलेक्ट करती है कि भाई कौन उम्मीदवार हमारा चाहिए, किस प्रकार का चाहिए। नहीं, जैसे पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए कोई फ्रेमवर्क आपको लगता है होना चाहिए? नहीं, जिस प्रकार आईएएस लोगों का होता है, इस प्रकार इसमें भी जी, होना जी। चाहिए। इसी प्रकार इसमें भी कंपटीशन होना चाहिए। होना चाहिए, ये आपका राय है? वोट नहीं होना चाहिए, जो आईएएस बनेगा उन्हीं लोग को बनाना चाहिए। अच्छा, जो आईएएस बनेगा उसी लोग को पॉलिटिक्स वही लोग को सीधा एमएलए एमपी बना देना चाहिए। जनता के बीच में जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, उनका दुख दर्द को जानने वाला होना चाहिए। जितने आईएएस अधिकारी लोग जो है टेबल में बैठ कर डिसाइड लेते हैं, जो हम लोग पब्लिक का समस्या हम लोग सुनते हैं, वो होना चाहिए। नहीं, चूंकि ये सवाल हम इसलिए पूछे क्योंकि एक ना आज के वक्त में एक विमर्श है, एक राजनीतिक विमर्श ये होता है कि आप एक अदद नौकरी 3rd ग्रेड की देते हो, 4th ग्रेड की देते हो, उसमें आप अहर्ता रखते हो कि ये आपको पढ़ के आना है, आपको इतनी डिग्री होनी चाहिए। लेकिन राजनीति में कोई दबंग व्यक्ति भी पहुंच जाता है, कोई चौथी पास भी पहुंच जा रहा है, जिसने इकोनॉमिक्स नहीं समझा, मैंने जिसने पहले कहा वही पॉलिटिकल। कंपटीशन है। जैसे एग्ज़ाम दे के कंपटीशन होता है, उसी तरह उसमें कोई डिग्री नहीं होता है, उसमें कंपटीशन होता है। जनता उस पर मोहर लगाती है, इसलिए डिग्री
जनता के हाथ में है और ज़रा एक एक वोट जिसके हाथ में वही लोग चुनाव। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि राज्य में जो कुर्मी हैं खास करके झारखंड के, उन्होंने बहुत आंदोलन किया है। हाल के दिनों में हमने देखा कि कोल्हान से लेकर के बंगाल के पुरुलिया तक में आंदोलन हुआ और उनकी मांग थी कि उनको एसटी की सूची में शामिल कराई जाए। क्या चंद्रप्रकाश चौधरी या उनकी पार्टी जो है उनको समर्थन देती है उनकी मांग को? कैसे देखते हैं उनके मांग को? देखिए उनका मांग है, जी। डिमांड है, जो पहले थे एसटी सूची में शामिल थे ठीक बात। वो उन्हीं का उनका डिमांड हमेशा रहा है और डिमांड अपने हिसाब से कई जाति के लोग उस समय सूची से हटाए गए और बहुत से लोगों को फिर से जोड़ा भी गया। ठीक बात। लेकिन उनका डिमांड है कि भाई हम लोगों को भी जोड़ा जाए। आप भी उसी जाति वर्ग से आते हैं, आपका क्या मन है? देखिए समाज का डिमांड है, निश्चित तौर पर समाज के साथ हम हैं और समाज के लोगों का जो डिमांड है जो जेन्युइन डिमांड है तो निश्चित है हम उनके साथ खड़े रहें। तो इससे लेकिन जो हमने हाल के वर्षों में देखा है, हाल के दिनों में देखा है कि आदिवासी संगठन बहुत नाराज हुए इससे। उनको लगा कि जो उनका आरक्षण है या उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं सरकारी, उसमें एक कुल मिलाकर जो है वो उनको वो सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। क्योंकि कुर्मी को अगर स्टेटस दे दिया गया एसटी का, तो जाहिर है कि वो जो है हाशिए पर आ जाएंगे। क्या आदिवासियों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है क्या अगर आप उनको समर्थन देते हैं तो? या आप उनको कैसे मनाएंगे, कैसे तैयार करेंगे एसटी को? देखिए स्वाभाविक है, जैसे अभी जिस समय हटाया गया आप देखे होंगे कि जिस समय जो रिकॉर्ड कहता है, ठीक बात, जो हटाया गया उस समय कई जाति के लोगों को इस तरह से घटवार को भी हटाया गया। 1931 के बाद हटाया गया। हाँ, घटवार को भी हटाया गया, लोहार लोहरा जो इस तरह का कई एक जाति है अभी भी डिमांड है। खुद अभी आप लोग देखे होंगे अर्जुन मुंडा जी थे जिस समय भोक्ता लोगों का जो एसटी सूची में उनका भी वही डिमांड था जो शामिल बीच में किया गया जी। तो इस तरह से उनको इसलिए इसको भी रिव्यू करने के लिए कहा गया कि आखिर हटाने का रीज़न क्या है। जो हटाया गया, जैसे किसी भी चीज़ को हटाते हैं या जोड़ते हैं तो एक रीज़न होता है कि भाई इनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, इनको इस सूची में हम लोग रखेंगे तो उनका सामाजिक स्तर तो आपने अच्छा। कुर्मियों की इस बहुचर्चित मांग को संसद में उठाया? देखिए हम लोग हमेशा डिमांड रखे हैं और संसद में उठाया है आपने हम ऑफिशियली? लोग रखे हैं और हमेशा आवाज़ उठते रहा है। हम लोग राष्ट्रपति तक भी मिले हैं, सब जगह हम लोग इस विषय पर कई बार सदन में भी, विधानसभा में भी हम लोगों का दल के द्वारा हमेशा उठते रहा है। तो यह आंदोलन जब भी हुआ है हम लोग हमेशा साथ में रहे हैं। पारसनाथ इन हाल के वर्षों में कई वजहों से चर्चा में रहा। वहाँ जब टूरिज्म को लेकर बात होने लगी तो आदिवासी संगठन नाराज़ हो गए और कई मोर्चे पर हमने देखा कि आदिवासी संगठनों ने आपके और बाबूलाल मरांडी के पुतले दहन किए, उनके आपके पोस्टरों पर जो है वो आग लगाई गई। क्या वजह थी, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए जो पारसनाथ है, पारसनाथ जैनियों का भी धर्म स्थल है जी। वहाँ पर आदिवासी और झारखंडी, आदिवासी का झारखंडी का भी वहाँ पर धर्म स्थल है। सभी लोग वहाँ पर पूजा करते हैं और पारसनाथ किसी जाति और समुदाय का नहीं, वह टूरिस्ट लोग भी वहाँ पर आते हैं। इससे दोनों लोग नाराज हो सकते हैं, आदिवासी धर्मावलंबी और जैन धर्मावलंबी भी। देश विदेश के भी लोग आते हैं, लेकिन हर लोगों का भावना का ख्याल रखना चाहिए कि क्योंकि जैन लोगों का ये शुरू से रहा कि भाई यहाँ पर वो लोग शाकाहारी होते हैं, तो उन लोगों को स्वाभाविक है जो पिकनिक स्पॉट बनेगा या आदिवासी समुदाय या झारखंडी समुदाय जो वहाँ पूजा करते हैं या बलि पूजा करते हैं, तो दोनों में टकराहट होता है। आपको क्या लगता है पारसनाथ पर किस समुदाय का हक है? फिर समुदाय का हक का बात, पहाड़ है वो हमारा संस्कृति है, हमारा क्योंकि हर हाल के धर्म दिनों में के हमने देखा कि दोनों वहाँ पर मुस्लिम लोग भी रहते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि मुस्लिम लोगों का हो जाएगा, जैन का हो जाएगा या आदिवासी का। नहीं, चूंकि आंदोलन हमने दो वर्गों में खास तौर आंदोलन पर करना एक अपना मांग करना एक अपना विषय है, अपना विषय है। कोई लोग कहते हैं कि भाई ये व्यक्तिगत किसी समाज का है या किसी जाति का है, तो उनका अलग चीज़ है, लेकिन पारसनाथ पूरे राज्य नहीं पूरे विश्व स्तरीय उसका पहचान। आप ये कह रहे हैं कि वो सबका है पहाड़, इसके बावजूद फिर टूरिज्म मंत्रालय को क्यों अपना पैर वापस घुटने टेकने पड़े? अगर आदिवासियों का है और आदिवासी तो मांग कर रहे थे भाई कि ये तो मेरा भी अधिकार है, फिर तो टूरिज्म मंत्रालय को आगे बढ़ना चाहिए था। ये चिंतन का विषय है, इस पर गहन चिंतन किया जाएगा कि भाई सभी समुदाय के लोगों का ख्याल रखते हुए आगे कोई निर्णय होगा, इसलिए उन्होंने
जो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए हमने अपने रखा था, लेकिन उसमें यही कि जब धार्मिक संस्थाओं के द्वारा इस तरह का हुआ कि भाई नहीं आपत्ति जताया गया, तो उस समय लोगों को, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट का काम करना है तो सभी लोगों के सहमति के बाद ही कोई विकल्प निकले उस पर आधार पर करना चाहिए। अगर आप इस बार का चुनाव जीतते हैं, अगले 5 सालों का आपका मॉडल क्या होगा, गिरिडीह को कैसे बदलेंगे? एक तरह से आधा मैनिफेस्टो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, ये बता सकते हैं कि अगले 5 सालों में अगर हम जीतते हैं तो हम पहला चीज ये 5 करेंगे। साल बनने के बाद क्या होगा, नहीं विषय है अभी 5 साल हमने क्या किया। 5 साल जो हमने काम किया वह पहले जनता को तो ये हमको बताना सबसे पहला जरूरी है कि भाई 5 साल वो तो आप हमने क्रमवार क्या तरीके से बताते रहे होंगे अपने 5 साल के कार्यक्रम को। कार्यक्रम में बताया, मैंने लिखित रूप से भी दिया, क्योंकि 5 साल में जो हर विषय पर जो कितने रोड सड़क बने, आप एकदम खुल के बता सकते हैं हमारे दर्शकों देखिए- को, क्योंकि कई सवाल बार बार होता है कि सीपी चौधरी जी ने क्या किया है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप कट्टू क्लियर कर दें कि मैंने ये किया है। देखिए ये विषय है कि हम लोगों का, मैंने 5 साल का जो कार्यकाल रहा ठीक बात, मैंने लिखित रूप से हमने दिया, क्योंकि एक काम नहीं है कि जो हम बता सकें। ठीक है। पेयजल में कितना काम अगर हुआ, प्रमुखता से कुछ अगर बताना चाहें तो आप बता सकते देखिए हम लोग रेलवे स्टेशन, हैं। जो पुराना ज़माना अंग्रेज के ज़माने से जो रेलवे स्टेशन अभी आधुनिकीकरण का है, तो आधुनिकीकरण में हमने लगभग 5 स्टेशन जो है उसको हम लोग अभी लगभग 25 करोड़ के लागत से एक स्टेशन का सुंदरीकरण हो रहा है। ये इन प्रोसेस है, नहीं, कागजों पर या फिर ये काम चल रहा है, चल रहा है? काम चल रहा है। जैसे पारसनाथ है, चंद्रपुरा है, न्यू गिरिडीह है, हम लोगों का बेरमो है। इस तरह से हम लोग काम किए, जो काम चल रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। मतलब ग्राउंड पर ये काम ग्राउंड पर काम चल रहा है। उसके अलावा भी हम लोग कई उपलब्धि है रेलवे का। हम लोग ट्रेन जो कोविड के समय रुका हुआ था, उसको हम लोग कई ट्रेन को चालू भी किया। जनता का डिमांड अभी भी कई डिमांड है, लेकिन हम लोग फेज वाइज उसको हम लोग चालू कर रहे हैं। अभी जो सबसे डिमांडिंग जो ट्रेन रहा है जिसको आपने रुकवाया हो, वो 2-4 ट्रेन का नाम सबसे बड़ा ट्रेन जो हम लोगों का डीसी ट्रेन जो हम लोग कहते हैं, धनबाद से चंद्रपुरा की जो ट्रेन चलती थी, जो वहाँ के मजदूर, स्टूडेंट और जो हॉस्पिटल वाले लोग हैं, जो धनबाद मुख्य शहर धनबाद होता है, जो प्रत्येक दिन सुबह जाते हैं, स्टूडेंट पढ़कर आते हैं, मजदूर जाते हैं काम करके आते हैं, या कोर्ट कचहरी का जो भी होता है जाते हैं और अपना काम करके शाम तक घर लौटते हैं। वह ट्रेन 2017 से बंद है, जबकि 2019 में हम सांसद बने और 2017 से बंद है। वह इसलिए बंद था कि बीच में फायर हो गया था, जो ट्रेन में पटरी में आग लगा था, लोगों को धंसने का जो संकेत हुआ था, रूट जो बदल दिया गया था, उस समय बंद हुआ था। लेकिन फिर से हमने उसको चालू किया, जो लोगों में काफ़ी खुशी भी रहा कि तो कोई एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत हुई है या सिर्फ लोकल ट्रेन? नहीं, एक्सप्रेस ट्रेन भी जो चल रहे थे, जो ट्रेन हमारा पूर्ण रूप चला था कतरास में, करीब 8 जोड़ी से ज़्यादा ट्रेनों को हमने वहाँ पर ठहराव किया, जो पहले कोविड के समय जो बंद हुआ था। पारसनाथ में भी 4 ट्रेन ऐसा था कि जो कोविड के समय बंद हुआ था, जो उसको हमने फिर से चालू करा। आप अपने पूरे 5 साल के दरमियान जो सबसे प्रभावी काम लगता हो कि चंद्र प्रकाश चौधरी ने गिरिडीह में बीते 5 सालों में सबसे बड़ा काम ये करके देखिए, अभी आप लोग देखिए, गिरिडीह का सबसे बड़ा समस्या था जो शहर में जो बाईपास बनाने का। अभी हम लोग बाईपास के लिए हमने स्वीकृति दिलाया, 438 करोड़ रुपया का हमने सैंक्शन दिलाया, जो हमेशा वहाँ के लोगों का डिमांड था। अभी डुमरी में हमने केंद्रीय विद्यालय हमने लाया, जिसका पढ़ाई भी अभी सेशन से चालू होगा। तो इस तरह से कई एक उपलब्धि हमारा रहा। हम लोग अभी NH हाईवे जो हम लोग बना रहे हैं, कलकत्ता से बनारस जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ 2 पैकेज गिरिडीह लोकसभा में पड़ता है। अभी ओरमांझी से हम लोग का जेना मोड़ तक का जो 4 लेन बन रहा है, वह भी हमारी उपलब्धि है, जो लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा का योजना लगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना में लगभग 4,500 करोड़ का प्रधानमंत्री सड़क योजना बना। तो ये हम लोगों का उपलब्धि है। पहले गांव को सबसे पहले जोड़ना। पेयजल योजना में अभी तक 75% हम लोग काम किए, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग नहीं रहने के चलते हम लोग अभी उसमें थोड़ा धीमा चल रहा है। हम लोग का टारगेट था कि 2024 तक हर घर नल जल योजना पहुंचाना, जो 75% पूरा हो चुका है, अभी 25% अभी भी बाकी। ठीक है, अब मैं आखिरी सवाल, या आपको अगर कुछ मुद्दे गिनाने हो, चूंकि ये जब आम जनमानस के बीच जाएगा तो जाहिर है कि वो हुआ होगा तो लोग ये बात कहेंगे, और नहीं हुआ होगा तो फिर लोग काउंटर क्वेश्चन करेंगे। मैं अब आखिरी सवाल पर आऊँ। जातीय
जो बिहार में हुआ है, जातीय जनगणना पर लोगों का ये रहा है कि आप लोगों ने कहा है कि जातीय जनगणना करानी चाहिए। आप लोगों ने ये भी कहा कि झारखंड सरकार पूरी तरीके से खर्च बियर करे और झारखंड में पूरी तरीके से जातीय जनगणना हो। लेकिन बीजेपी जिसके साथ आप अलायंस में है, वो अलग सुर अलाप रही है। वो कहती है कि हमारे लिए तो 4 जातियां हैं, ये अगड़ी पिछड़ी जातियां हैं ही नहीं। देखिए, ये राजनीतिक विषय है, लेकिन जो मूल विषय है हम यही कहेंगे कि जातीय जनगणना जी। क्यों कराया जाना चाहिए। जातीय जनगणना कराने का मकसद है कि उस जाति के लोग कितने लोग और उनका स्थिति अभी क्या है। हम लोग सबको एक साथ जोड़ेंगे तो जो नीचे तबका के लोग हैं, जो नीचे आज भी वो नीचे ही रहेंगे, तो उनका जनगणना, उनका रहन सहन, उनका शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, उसको आकलन करना ये उद्देश्य आप है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो समाज में है, हर जो जाति के लोग, हर ये जाति नहीं के कि लोगों का आकलन होगा। आकलन होना तो ये चाहिए। बात बीजेपी समझ क्यों नहीं पा रही है? और आप जैसे नेता नहीं, जो इस बात को बकायदा हम लोग समझ बहुत रहे हैं। छोटे रूप में हैं। हम लोग एक सांसद और एक सांसद है, और अब भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बाबूलाल ये बात नहीं समझ पा रहे। बहुत बड़ी पार्टी है। हमारा जो राय है, जी। जो हमारा जो राय है, ये नहीं कि हमारा सब राय कोई भी मान ले। हम लोग, हमारा दल का जो राय आता है, जो कार्यकर्ताओं के जो भावना आता है झारखंड हित में, क्योंकि हम लोग दूसरे राज्य में हम लोगों का उतना प्रभाव नहीं है, हम लोग झारखंड में ही चुनाव लड़ते हैं, तो झारखंड का जो विषय जो आता है, जो जरूरी है, वो अपनी राय को, हम लोग गठबंधन में है तो हम लोग अपनी बात को या सदन में भी, विधानसभा में या लोकसभा में हम लोग रखते हैं। ठीक बात। मैं अब आखिरी सवाल पर आता हूँ। गिरिडीह लोकसभा में जो आपके सामने प्रत्याशी हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा दिलचस्प, चूंकि आप मान ही नहीं रहे हैं कि इधर उधर मामला होगा, आप कह रहे हैं कि एक तरफा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा दिलचस्प कौन बनाएगा चुनाव, मथुरा महतो या जयराम महतो? देखिए, विषय नहीं है, विषय ये नाम चुनना है। अब इसमें इतना तो लंबा हम लोग बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव है जी। पिछला आकलन जो हम लोग देखते हैं, हम्म। पिछला जो अभी भी झारखंड में भी जो भी चुनाव का पैटर्न बना है, जी। अभी सिस्टम तीसरे कोण में जाने का नहीं दिखता। जो भी चुनाव होगा आमने सामने का चुनाव होता है, जो पिछला बार भी हुआ है, मथुरा महतो के बारे में आप ट्रेंड कहना हुआ, स्वाभाविक है। यहाँ पर एनडीए के तरफ से और इंडिया गठबंधन तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की आंधी में जयराम महतो कहीं नहीं होंगे या उनकी पार्टी कहीं नहीं है? जी नहीं, जय श्री राम के आगे कोई जयराम नहीं होता। ये आपकी पार्टी का एजेंडा हो गया जय श्री राम? नहीं, निश्चित है, गठबंधन में है, स्वाभाविक है। जो इतना बड़े संघर्ष के बाद हुआ है, गठबंधन में है, तो हमारा हम हैं उसके साथ। और ईश्वर झारखंड में का ये नाम सबसे लेना और भगवान का नाम लेना, यदि ये नहीं, ये बिल्कुल खराब बात नहीं है। मैं ही हिंदू हूँ, मैं बहुत प्राउड हिंदू हूँ, बाकी जितने भी लोग हिंदू हैं वो प्राउड हिंदू हैं। इस राज्य में सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों की है, उनके लिए अलग से मांग की जा रही है धर्म कोड की, तो उसको लेके आप लोगों का क्या, उसको लेके आप लोग? पहचान, मैंने पहले ही कहा, पहचान, हाँ, आदिवासियों का जो पहचान, उसके लिए सरना धर्म कोड का मांग किया गया। इसलिए किया गया कि बहुत सारे लोग को आप देखिएगा कि आदिवासी में भी कई लोग घुसे हुए हैं, जो लोग धर्म परिवर्तन भी कर लिए। आज अल्पसंख्यक का भी लाभ उठा रहे हैं, आदिवासी का भी लाभ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग पढ़ लिख कर जो एक वर्ग है, जो उसी का फायदा हो रहा है। जो ओरिजिनल में वास्तव में जो आदिवासी है, जो गांव में रहता है, आज उसको आदिवासी का रिजर्व होने का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कुछ वर्ग के लोग हैं जो चालाक हो जाते तो हैं। आप सरना धर्म कोड के पक्ष में है कि विपक्ष में? इसीलिए पक्ष में है, तो लागू होना चाहिए, जो सही है। अब जो आदिवासी के लिए वो आरक्षण दिया गया, ना कि जो आदिवासी से अलग हट जाए, वो मैं इस पर उसका आपकी टिप्पणी चाह रहा था। हाँ, मैं ये दूसरा, जैसे मैंने पूछा जयराम महतो या मथुरा महतो, तो आपने मथुरा महतो का नाम लिया कि आमने सामने वाली फाइट होगी। ठीक है, पसंदीदा कौन? मथुरा महतो भी नहीं। अब मैं तो कह रहा हूँ कि सीधा तौर पर इंडिया का जो पिछला पैटर्न भी चला, अभी विधानसभा में भी आप देख रहे हैं, इंडिया वर्सेस एनडीए, आप ये कह रहे हैं? जो भी चुनाव हो, आप नाम लेने से बच रहे हैं, मतलब इंडिया वर्सेस नाम लेने का मैंने कहा ना, मैं किसी दल के बातें नहीं करूँगा। यदि सरकार में है तो सरकार की बात करता हूँ, और नहीं है तो विपक्ष में है। तो जो दोष है एक किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होता, पार्टी का एक एजेंडा होता है। चंद्र प्रकाश चौधरी का कोई एजेंडा नहीं होता। पार्टी का, दल का जो निर्णय होता है, उस निर्णय के साथ लीडर होता है, उस निर्णय के साथ कार्यकर्ता होता है। ठीक है, अगर 2024 मान लेते हैं कि अगर आप जीत गए, है ना, जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं, अगर जीत गए और 2029 में आपको फिर बुलाया गया और कहा गया कि चंद्र प्रकाश जी, आपके लिए 2 जगह से हम
टिकट का प्रावधान करते हैं। आप तय कीजिए कि कहां से लड़ेंगे। नहीं हम तो आपके लिए हजारीबाग सीट रखा गया सामने और कहा गया गिरिडीह, तो पहले प्राथमिकता में आप किसको नहीं रखेंगे? ये हमारी कोई प्राथमिकता नहीं है। और नहीं, हो सकता है ना, आपका वहाँ बाकी जन्मस्थली है, आप यहाँ से 2 बार के तब तक सांसद रह चुके हम हैं। लोग झारखंड के हैं, पहले गिरिडीह भी झारखंड हमारा हजारीबाग जिला से ही अलग हुआ, हम उसको अलग नहीं मानते हैं। लेकिन आपने एक बार कहा था कि मेरी प्राथमिकता में रामगढ़ है। मैंने पहले ही कहा कि भाई रामगढ़ से हम हमारी पहचान बनी, तो निश्चित तौर पर हम लोग हमेशा रहेंगे। आज भी हमारे विधायक हैं। अच्छा, आज भी इस सवाल का मोटा मोटी सिल्ली जवाब हमारे की क्या विधायक। रहेगा कि कहीं से भी चुनाव लड़ा दिए ये, या फिर तो आप ये दल तय करता है, ये हमारा दल हमको नहीं, दल अगर आपको कह दिया कि चंद्रप्रकाश जी आप हमारा तय दल कीजिए। कहेगा, आज भी कहेगा कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो हम नहीं लड़ेंगे। तो ये और तो अगर आज कह दिया दल- कि गिरिडीह और हजारीबाग में नहीं, चुन आप लीजिए तो अब तो विषय है ही नहीं, ये तो विषय है ही नहीं, ये कोई ठीक है, इसको लंबा नहीं चर्चा खींचते। करने का हम ये विषय कहते हैं कि रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी में कौन आपको अपने निकट लगते हैं नेता? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी के साथ तो हमको काम करने का मौका नहीं मिला, जी। क्योंकि सुदेश जी थे उस समय। हम्म। और बाकी रघुवर दास जी के समय भी हमको काम करने का, उनके साथ रहने का मौका मिला है। तो जो उनके बारे अनुभव है, जो काम के प्रति उनका इच्छा शक्ति है, बहुत ही अच्छा था। उनके समय में काफ़ी डेवलपमेंट का काम हुआ है। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार और किसी तरह का अभी तक उन पर निष्पक्ष रूप से उन्होंने चलाया भी, और अच्छे ढंग आरोप से तो चलाया। लगे कम्बल घोटाले पे, टॉफी आरोप घोटाले लगना, देखिए आरोप लगना, मैं तो पहले कहा पक्ष है विपक्ष के लोग हैं तो आरोप लगाते रहें। ये विषय जनता के बीच में जाता है, दोनों सब्जेक्ट जनता के बीच में जाता है। हम चुनाव में जा रहे हैं तो हम अपनी उपलब्धि को लेके जा रहे हैं, जनता के बीच गया 2019 में नतीजा आया। और विपक्ष के लोग आएंगे तो हमारे बारे बुराई के बारे आरोप अच्छा, लगाएंगे। आप चूंकि भाजपा के साथ अलायंस में, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, बाबूलाल मरांडी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद अर्जुन मुंडा इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, और अभी आपने देखा ही तो आप इन दोनों में और रघुवर दास, इन तीनों में आपको क्या लगता है कि तीनों में से किसने बहुत अच्छे तरीके से राज चलाया है? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या रघुवर दास? देखिए, ये आकलन क्योंकि तो काम पर होता है। आपने अर्जुन मुंडा के कैबिनेट में भी आपने अपनी जगह बनाई, आप तब भी मंत्री थे, आप रघुवर दास के भी कैबिनेट में मंत्री रहे, बाबूलाल के समय आप नहीं रहे, तब आप हजारीबाग में केंद्रित थे उस वक्त। नहीं, देखिए सबका अपना अपना काम करने का, और ये अपना- तीनों के मुख्यमंत्री में आपको अपना अपना अनुभव है, ये हमको मेरिट देने का ये नहीं है। नहीं, मतलब मैं ऐसे राय ले रहा हूँ आपकी कि सबसे अच्छा एक होता है ना कि भाई अच्छा राज ये चलाया, तो मतलब पहले नंबर पे किसको रखेंगे? सबको अपने हिसाब से अच्छा ही चलाता है, लेकिन परिणाम और जो भी होता है अभी विश्वास। तो आप हेमंत सोरेन के बारे में कह रहे थे कि अच्छा नहीं चला, वो तो जेल चले गए। हाँ, तो नहीं चलाया तो परिणाम आया ना सामने में। तो जो मतलब इसलिए मैं घोटाला आपके व्यक्तिगत राय चाह रहा हूँ कि तीनों में से ये पहले सब- नंबर पे आप किसको रखेंगे? ये सब विषय नहीं है, सबको अपने अपने कार्यकाल में काम अच्छा किया। हमको भी उन लोगों के साथ रहकर जी। हमको भी अपने क्षेत्र का काम करने का मौका मिला है। हमको किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो भी हमने रामगढ़ के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए हमने अपना प्रस्ताव रखा है, तो जब भी सरकार में रहे तो अच्छा है, तो उसको मंजूरी हम लोग को मिला। आखिरी सवाल, गिरिडीह से कितने वोटों के अंतर से आपको अपनी जीत का अनुमान है? देखिए, इस बार जो चुनाव परिणाम आएगा, तो पिछला बार तो लग भी रहा था कि किसी के साथ मुकाबला है। इस बार तो धरातल पर अभी दिखाई भी नहीं दे रहा, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रक्रिया है। नॉमिनेशन अभी तक प्रक्रिया नहीं हुआ, अंतिम जाते जाते पिक्चर सारा सामने आएगा। और मोदी जी का है कि भाई इस बार हम लोगों को 400 पार करना है, तो निश्चित है उसी के हिसाब से सभी कार्यकर्ता, झारखंड में खास करके हमारे आजसू के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इतना समय निकाला और बहुत लंबी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि जितने सवाल होने चाहिए थे उन तमाम सवालों को हमने लिया है ना। बीते 5 सालों में चंद्रप्रकाश चौधरी ने कितना काम किया अपने गिरिडीह लोकसभा में, बीते 5 सालों में उनकी उपस्थिति कैसी रही, इसको लेके हमने सवाल किया और उनका जवाब क्या रहा, है ना। आप उससे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। बीते 5 सालों में कितना विकास हो पाया है गिरिडीह का, और इस बार किस आधार पर जो है उनको वोटिंग होगा, ये तमाम मुद्दे जो हैं मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूं। जितने सवाल हमने तैयार किए थे, आप तमाम दर्शकों ने भी कई सवाल भेजा कि ये सवाल, चूंकि मैं गिरिडीह का रहवासी हूं तो ये सवाल आप हमारे सांसद से पूछिए। तो तमाम सवाल कुछ हमने तैयार किए, कुछ ऑडियंस ने तैयार किए, कुछ बाकी अन्य लोकसभा के लोगों ने भी तैयार किए कि ये सवाल पूछिएगा, चूँकि वो इकलौते आजसू के और एनडीए के इकलौते प्रत्याशी हैं। तो तमाम सवालें हमने पूछी हैं। अगर इसमें से कुछ छूट गई तो इसके लिए बहुत माफ़ी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू, आपको ये बातचीत
और ये पूरी समग्र बातचीत आपको पसंद आई होगी। चंद्र प्रकाश चौधरी जी, चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।